बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 EZ और ये 2024 के लिए तीसरा सेट है। और इस सेट का आज हम चौथा पार्ट यानी अंतिम पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी हमने कई वर्षों के लगातार पेपर सॉल्व किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और साथ में इसका एक जो चैप्टर है उसका प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो भी मौजूद है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसके पिछले पार्ट में हमने सवाल नंबर 7 के दूसरे खंड तक के बारे में बात की थी। आज यहाँ पे हम सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय वेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की आधी होती है। तो इस सवाल में कहा गया है कि ये दिखाओ कि किसी शंकु के अंदर अगर हम कोई एक सिलेंडर बनाएं और उस सिलेंडर का वक्रपृष्ठ हम मैक्सिमम रखना चाहें, यानी बड़ा से बड़ा वक्रपृष्ठ वाला अगर हम सिलेंडर बनाएं तो उस सिलेंडर की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की आधी होगी, तभी मैक्सिमम सरफेस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यही चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। ये हो गया शंकु का व्यास और यहाँ पे उसकी त्रिज्या। हम इसको कोई पॉइंट ओ नाम दे देते हैं, भी नाम दे देंगे। अब कहा है कि इसके अंदर हम सबसे बड़े वक्रपृष्ठ का बेलन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं। ये हो गया एक बेलन और ये है शंकु की ऊंचाई। कोई नाम दे देते हैं हम शंकु को, जैसे हम नाम दे दे रहे हैं ABC। इसको नाम दे देते हैं PQRS। ये हमने सिलेंडर को नाम दिया है और इसके सेंटर को हम बिंदु O नाम दे दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमें शंकु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ऊंचाई और इसकी ऊंचाई हमें फिक्स है। कहा है इसके भीतर आपको सिलेंडर बनाना और मैक्सिमम इसका जो सरफेस रहना चाहिए, कर्व सरफेस, उसके बारे में बात करनी है। तो कहा है कि अगर मैक्सिमम इसका सरफेस है तो उस कंडीशन में इसकी जो त्रिज्या है सिलेंडर की, ये इसके रेडियस की आधी होगी। यही चीज हमें प्रूफ करना है। तो ये है सवाल नंबर 8 का पहला खंड। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लेते हैं शंकु की त्रिज्या R है और ऊंचाई EH। शंकु की त्रिज्या हमने R मान ली और शंकु की ऊंचाई हमने EH मान ली। अब जो यहाँ पे हम बना रहे हैं इस सिलेंडर की, ना तो हमें रेडियस फिक्स मालूम है ना तो हाइट, क्योंकि मैक्सिमम बनाएंगे तो अब उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए या उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब इसमें जो सवाल है वो रेडियस पर है कि रेडियस के बारे में बात करना है, तो हम यहाँ पे रेडियस को इसको कुछ मान लेते हैं। हम यहाँ पे बेलन के रेडियस को कुछ मान लेते हैं, XYZ कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे वेलन की त्रिज्या हमने X मान ली है। अब हम यहाँ पे इस त्रिज्या को अपना एक बेस मानेंगे और उससे हम सिलेंडर की हाइट को निकाल लेंगे, यानी रेडियस बदलते जाएंगे इसका और हाइट चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे इसकी हाइट निकालने के लिए हम एक समरूप त्रिभुज देख रहे हैं। समरूप त्रिभुज AOC में एक और त्रिभुज आपको दिख रहा होगा RQC, या कह सकते हैं AOC में ये जो वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन एक समांतर रेखा है, तो ये खंडों के अनुपात में बढ़ जाएगी, या फिर आप इसको समरूप त्रिभुज के हिसाब से देख सकते हो। तो हम इसको समरूप त्रिभुज के हिसाब से सोचेंगे। AOC समरूप है त्रिभुज RQC के। अगर समरूप है तो इसकी हाइट बटे छोटे वाले की हाइट, या छोटे वाले की हाइट बटे बड़े वाले की हाइट। तो छोटे वाले की हाइट है QR और बड़े वाले की हाइट है OA। छोटे वाले का जो यहाँ पे बेस है वो है QC, तो इसको हम QC लिख दे रहे हैं, और बड़े वाले का बेस है OC।
सबसे पहले हमने छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ली, तो उसके बाद बड़े वाले की, फिर छोटे वाले का आधार तो बड़े वाले का आधार। अब यहाँ पे जो क्यू आर है, हमें इसकी जानकारी नहीं है कि ये जो बेलन है उसकी ऊंचाई इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होगी अगर हम शंकु के अंदर बना रहे हैं। अब ओ ए ये पूरे शंकु की हाइट है, इसको हमने एच नाम दिया है, और क्यू सी के बारे में हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ओ सी को हमने त्रिज्या माना है शंकु का, जिसमें से ओ क्यू को हमने यक्स मान लिया है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी आर माइनस यक्स बाई ओ सी यानी x। तो यहाँ से ये सॉरी ओ सी है, ओ सी यानी r है, तो यहाँ से हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई h बाई आर और r माइनस यक्स, यानी जैसे हम x की वैल्यू रखेंगे तुरंत हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। अब निकालेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो बेलन के लिए 2 पाई आर यानी इसकी रेडियस कितनी है x, और इसकी हाइट कितनी है क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना है h बाई आर कोष्ठक में r माइनस यक्स, या इसको हम लिख सकते हैं यस बराबर 2 पाई h बाई आर, यक्स का अंदर गुणा कराएंगे तो आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे एच बाई आर को बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि एच ये शंकु की हाइट है, ये नहीं चेंज होगी, और आर शंकु की त्रिज्या ये भी नहीं बदलेगी। तो इस पूरे इसमें आप देखोगे फंक्शन में तो केवल एक्स चेंज होगा, बाकी आर और एच में चेंजिंग नहीं होगी। तो हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा एस डैश या फिर एस डैश एक्स इसको लिख सकते हो। तो 2 पाई और h बाई आर ये तो कांस्टेंट नहीं बदलेगा, आर एक्स का अवकलन करेंगे तो r आएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए एस डैश का मान 0 होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे महत्तम या न्यूनतम के लिए एस डैश का मान होना चाहिए 0, यानी 2 पाई h बाई आर और r माइनस 2x इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। तो 2 पाई h बाई आर को दूसरी तरफ करेंगे सब शून्य हो जाएगा, यानी r माइनस 2x की वैल्यू होगी 0, यानी x की वैल्यू अगर निकालें तो आएगा r बाई 2। अब ये वैल्यू हमें पता नहीं है कि r बाई 2 पे मैक्सिमम होगा क्या मिनिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम या मिनिमम के लिए x का मान r बाई 2 होगा। तो अब r बाई 2 रखने पर मैक्सिमम ही आएगा, ये कंफर्म करने के लिए हमें इसका रिटर्न डिफरेंशियल करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यस डबल डैश एक्स 2 पाई h बाई आर, अब r का यहाँ पे अवकलन शून्य हो जाएगा और 2x का होगा माइनस में 2। तो यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू हो गई नेगेटिव में, और नेगेटिव होने का मतलब है कि ये जो r बाई 2 है इस पे मैक्सिमम आएगा। अगर ये पॉजिटिव आता या फिर यहाँ पे x रखने की जगह होती x की वैल्यू और रखने पे पॉजिटिव आता तो न्यूनतम मान को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यस डबल डैश लेस देन 0 है, 0 से छोटा है लिखेंगे, इसलिए x बराबर r बाई 2 पर बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है। महत्तम या अधिकतम, और यही प्रूफ करना था कि यहाँ पे शंकु की त्रिज्या की आधी होगी जब, तब मैक्सिमम उसका सरफेस आएगा। तो ये इसका पूरा जवाब है, सवाल नंबर 8 का पहला खंड है, और यहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हो। अब उसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 का दूसरा खंड, समाकलन करना है।
एक निश्चित समाकलन है पूरा का पूरा। तो यही सवाल रिपीट हो गया है, ये पीछे के सेट में। हम सेट दिखा देते हैं कहाँ है ये। यहाँ पे देखिए 8वें के पहले का दूसरा खंड है। तो ये सवाल रिपीट हो गया, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। और जो भी सवाल रिपीट होंगे हम उन्हें छोड़ेंगे, क्योंकि हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप सवाल पीछे से लगातार लगाते हुए आ रहे हो। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 9 का पहला सवाल। समाकलन करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का। सवाल नंबर 9 का पहला खंड। समाकलन करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम इसको कुछ मान लेते हैं। a बाई एक्स प्लस 2 dx और b एक्स प्लस c बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हम मान लेते हैं कि हम इसका गुणनखंड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे की चीज कट जाएगी, तिरछा गुणा होगा जब। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा a में कर दो और x प्लस 2 का गुणा बी एक्स प्लस सी में कर देते हैं। या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको लिखेंगे, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स का गुणा बी एक्स में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 bx प्लस 2c। या ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर वाले लोगों को एक साथ a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और एक्स वाले लोगों को एक साथ c प्लस 2bx, और बिना x के एक a है एक 2c है। ये हो गया। अब गुणांकों की तुलना करो। एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ 1 है और यहाँ a प्लस बी है, यानी अगर हम तुलना करेंगे तो a प्लस बी का मान मिलेगा 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। और c प्लस 2b इसकी भी वैल्यू है 1, इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। और a प्लस 2c इसकी भी वैल्यू 1 होगी बिना x का, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम 1 2 3 को हल करेंगे, लेकिन हल करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम किसी एक समीकरण से या तो a का मान या तो b का मान निकालेंगे और वही काम हर एक में कर देंगे। अब जैसे यहाँ हम समीकरण नंबर 1 से a या b का मान निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं 1 माइनस b होगा। अब हम इस तीसरे में a की जगह पे 1 माइनस b रखेंगे। तो इसकी जगह पे 1 माइनस b जब रखेंगे और प्लस 2c बराबर होगा 1, 1 1 कट जाएगा, यानी माइनस b और प्लस 2c का मान आएगा 0। यहाँ से आया 1 1 कट के माइनस b प्लस 2c का मान है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे हम इस से b का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई 2c। अब हम b की जगह पे 2c रखते हैं यहाँ पे। तो जब हम b यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट में सॉल्व करें, देखो एक ये हो गया एक ये हो गया। हमने सबसे पहले a बराबर 1 माइनस b निकाला। अब इस a का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखें तो b का मान आया। इस b का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो c आएगा। इस c प्लस b की जगह पे 2c, यानी ये हो जाएगा 4c इक्वल 1, यानी 5c इक्वल 1, यानी c की वैल्यू आ गई 1/5। अब जब c की वैल्यू 1/5 आई तो b की वैल्यू हो जाएगी 2/5, और जब b की वैल्यू 2/5 आई तो a की वैल्यू होगा 1 माइनस 2/5, यानी ये हो गया 3/5। ये हमने a b c सारी वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद अब हम अपने सवाल को कन्वर्ट कर देते हैं, हमें जिसको लगाना है, यानी अब हमें इसे नहीं बल्कि इसको लगाना है। तो सवाल हमारा चेंज हो गया। तो जो हमारा मुख्य सवाल था वो था a बाई एक्स प्लस 2 और a का मान है 3/5। तो 3/5 को बाहर लिख देते हैं
और ये होगा x+2 dx। और उसके बाद है bx+c, bx+c। तो एक हमारा हो जाएगा bx/x² + 1 और एक होगा c/x² + 1। तो b की वैल्यू है हमारे पास 2 बटे, यहाँ पे प्लस लगा दें, 2/5 और x/x² + 1, ये हो गया bx/x² + 1 dx। और प्लस में c था तो c की वैल्यू है 1/5 और 1/x² + 1 dx। तो इसको लिख देते हैं 3/5 1/x+2 dx और 2x को अंदर करते हैं तो इसको लिख देंगे 1/5 2x/x² + 1 dx और प्लस 1/5 x² + 1 dx। ये होगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x² + 1 को हम मान लेते हैं t। तो अवकलन करेंगे x² का हो जाएगा 2x dx बराबर आएगा dt। अब ये सवाल हो गया 3/5 समाकलन 1/x+2 dx प्लस 1/5। अब 2x dx का मान हो गया dt और x² + 1 का मान हो गया t, यानी 1/t dt 1/5 x² + 1 1/में और dx। अब सारी वैल्यू रख दो। 1/x का मतलब log x, तो ये लिखा हुआ 3/5 log x + 2 1/5 1/t का मतलब log t और t का मतलब आपने क्या माना x² + 1 और 1/1 + x² यानी tan 1x। तो ये हो गया 1/5 tan 1x + c और यही हुआ इस सवाल का जवाब। तो एक बार हम आपको पूरा दिखा देते हैं जो हमने शुरू से लगाया है। ये है सवाल नंबर 9 का पहला खंड और यहाँ से इसका पूरा सॉल्यूशन है। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे चैप्टर वाइज जो वीडियो हैं उनको भी देख के सीख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं, इसको आप लिख लीजिए। ये अगला सवाल है सवाल नंबर 9 का दूसरा खंड। x²/16 धन y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। 5 नंबर का ये सवाल है। तो ये एक दीर्घवृत्त है। सबसे पहले हम उसका चित्र बना के आपको दिखा देते हैं। ये एक दीर्घवृत्त है जिसका मूल बिंदु है 0 0। ये है दीर्घवृत्त एक्स वाई। इस साइड में जो रहता है उसको हम ए कहते हैं, इस साइड में जो रहता है उसको बी कहते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा, क्योंकि जो समीकरण है वो है x²/25 और y²/9 बराबर 1। तो x के नीचे की वैल्यू बड़ी है, मतलब x पे बड़ा फैलेगा ये। तो 25 जो है 5 का वर्ग है, यानी यहाँ पे आएगा 5, 0, यहाँ रहेगा 5, 0। ये निर्देशांक जो है 9 का वर्ग मूल जो होता है वो 3 होता है, तो इसका निर्देशांक बनेगा 0, 3 और इसका 0, 3। अब यहाँ पे आप इसमें से किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लो, चौथे भाग का, और उसमें 4 से गुणा कर दोगे, पूरे दीर्घवृत्त का आ जाएगा। जैसे मान लो हम इस पार्ट का निकाल रहे हैं, इसकी चौड़ाई को हम dx कहते हैं, इसकी हाइट को हम y कहते हैं। तो लिखेंगे इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल या फिर ये जो वक्र दिया उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे y dx। लिमिट होगी हमारी 0 से लेके 5 तक की, तो हो जाएगा 4। यहाँ से y का मान निकालना है तो हो जाएगा 1 ऋण x²/25 और उसमें 9 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y का मान 1 ऋण x²/25 और इस पूरे सिस्टम में 9 से गुणा हो जाएगा और ये पार्ट रहेगा अंडर रूट में dx।
देखो एक ऋण एक्स स्क्वायर बटे 25, फिर 9 से गुणा और वाई स्क्वायर है तो वर्गमूल निकालेंगे तभी वाई आएगा। तो यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 और 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और लिमिट तो रहेगी 0 से 5, और अंदर 25 सेकंड में 25 ऋण एक्स स्क्वायर और बटे में हो गया 25 डी एक्स। 25 का वर्गमूल 5 वो भी बाहर हो जाएगा, यानी 12 बटे 5 समाकलन 0 से 5 और अंडर रूट 25 ऋण एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 5 ऋण एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका जो समाकलन होता है हम समाकलन का सूत्र लिख देते हैं। तो इसके समाकलन का जो सूत्र होता है वो होता है x बटे 2, इसको यहाँ लिख दें क्वेश्चन में, और फिर यही चीज दोबारा रिपीट कर देनी है, यानी 5 का वर्ग ऋण x का वर्ग, और प्लस में ए स्क्वायर बटे 2, ए यहाँ पे है ये जो 5 इसी का वर्ग, यानी 5 का वर्ग 25 बटे में 2, फिर साइन इनवर्स x बटे ए यानी x बटे 5, ये इसका हो जाएगा समाकलन। लिमिट रहेगी 0 से 5। ये हम सूत्र लिख देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन होगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x बाई ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। अब क्योंकि ये निश्चित समाकलन था तो इसलिए यहाँ पे हमने c नहीं लिखा है। बराबर ये हो गया 12 बटे 5, एक बार x की जगह पे 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 बटे 2, और अंडर रूट में जब 5 रखेंगे तो ये 5 का वर्ग है ये भी, और ये भी 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 25 बटे 2 साइन इनवर्स 5 बटे 5, और एक बार 0 रखेंगे जब तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो उसको रखने की जरूरत ही नहीं। तो ये हुआ 12 बटे 5 और ये वाला हिस्सा खत्म, पूरा शून्य हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 25 बटे 2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। तो ये हो गया 12 बटे 5 गुणे 25 बटे 2 गुणे पाई बटे 2, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 5 बचे 25 पाई, यानी हो गया ये 15 पाई वर्ग इकाई, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे। अब आपने जो निकाला ये सही है या गलत, तो दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखो। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता पाई ए बी, जहाँ ए x के नीचे जो है उसका वर्ग है और b y के नीचे के अंक का वर्ग, तो x के नीचे 5 का वर्ग है और y के नीचे 3 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3 यानी 15 पाई। इसका मतलब हमने जो निकाला वो सही है। तो यह है सवाल नंबर 9 के दूसरे के पहले खंड का जवाब। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सलूशन, ये है इसका पूरा जवाब। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 9 के दूसरे का दूसरा खंड। यदि e टू दी पावर y 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 है तो दिखाओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज प्रूव करना है। 9 के दूसरे का दूसरा खंड दिया हुआ है e टू दी पावर y 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1, तो यहां से सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है, e टू दी पावर y को दूसरी तरफ कर दो, तो दूसरी तरफ भी इसको कर सकते हैं और लघुगणक लेके भी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और e के ऊपर पावर माइनस में y हो जाएगा। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा, और इसको हम सबसे पहले x मान लेते हैं तो वही जवाब में आएगा e टू दी पावर माइनस वाई। यहाँ पे जब हमने इसको ये माना और फिर माइनस वाई का रिटर्न करेंगे तो आएगा माइनस में डी वाई बाई
dx। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल गई, वो मिल गया माइनस में e टू दी पावर y। अब इसका हम रिटर्न करते हैं डिफरेंशियल, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस में e टू दी पावर y और dy बाई dx। ये आएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो था डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब वो कैसे प्रूफ हो गया, उसके लिए देखो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब ई टू दी पावर वाई के आगे जो माइनस है वही वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से माइनस ई टू दी पावर वाई बराबर हमने डी वाई बाई डी एक्स लिया है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो यही हो गया इस सवाल का जवाब। यहाँ शुरू से है ये सवाल और ये है इसका जवाब, 3 नंबर का था। तो यहीं पे समाप्त हो जाता है सेट 3 324 EZ, और ये इसका अंतिम पार्ट था। आगे का जो पार्ट है सेट 4 324 FA, उसको हम आगे के पार्ट में, आगे की वीडियो में क्रमवार उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाया समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।